वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा फेट 2021 का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था प्रीवियस ईयर में। उसका सेट बी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट का सेट बी आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही फायदा है कि आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और आप देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वो तो आपको टॉपिक सिलेबस में डिफाइन ही किया गया है, लेकिन उस टॉपिक से किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मैथ के किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बन रहे हैं, जीएस के किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आप लोगों को पता चलेगा। हिंदी के किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप लोगों को पता चलेगा। तो उसी हिसाब से हम लोगों को आगे की तैयारी करनी है नेक्स्ट 2022 पेट के लिए। और आपको पर डे 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जीएस एंड जीके के लिए। बिकॉज आपके पेट के एग्जाम में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का वेटेज जो है जीएस एंड जीके का है। तो ये टॉपिक आप अच्छे से तैयार करिए और इसको आप मिनिमम 25 से 30 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज देखते हैं सेट डी। आज हम लोग सामान्य अध्ययन और अन्य सेक्शनों को डिस्कस करेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाई जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैथ एंड रीजनिंग को सॉल्व करने में। आपको फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी अगली। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका सिर्फ ऑफिशियल आंसर की के द्वारा जो आंसर बताया गया है वो आप लोगों को हम बता देंगे यहाँ पे कौन सा है। इसमें है ऑप्शन डी फर्स्ट में, सेकंड में ऑप्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिस्कस किया जाएगा कि ये मैथ के क्वेश्चन का आंसर कैसे आया है। यहाँ पे आपको ऑफिशियल आंसर की के द्वारा बता दिया जा रहा है कौन सा आंसर सही है, और अन्य सेक्शन आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। फोर्थ का ए है, फिफ्थ का डी है, 6 क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आराम से। उसके बाद क्वेश्चन के बाद ये पूछा गया है ग्राफ के बाद। 6 का सी है, 7 का ए है, 8 का बी होगा, एंड 9th का आपका डी है, और 10th का है आपका सी। ग्राफ से क्वेश्चन पेट के एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और आपको बेसिक मैथ ही पढ़ना, बहुत टिपिकल मैथ नहीं पढ़नी है कि आपको मैथ में महारत हासिल करनी है, सिर्फ ओनली बेसिक मैथ ही पढ़ना है आपको। अब डिस्कस करते हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन। क्वेश्चन में 11 है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। शंकराचार्य, नामदेव, चैतन्य, ऑप्शन डी तुकाराम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुकाराम। शिवाजी के समकालीन संत थे ये तुकाराम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और शिवाजी के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं क्या है। जैसे कोई पॉइंट से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं तो उसका थोड़ा सा आप डीप भी ध्यान दीजिए। और ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर आयोग क्वेश्चन पूछता ही रहता है कंटिन्यू। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस में डिस्कस करते रहते हैं, और जो आप बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे क्वेश्चन को वो धीरे धीरे मेमोरी में आपके सेट हो जाएगा। वो मेमोराइज हो जाएगा कि आपके मतलब कि बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और शिवाजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। शिवाजी का जन्म हुआ था 1630 में शिवनेरी दुर्ग में। शिवनेरी के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, और माता का नाम था क्या? जीजाबाई। ये फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। और इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल था 1674 से 80, 1674 से 80 तक था। और इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। इनके आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। समर्थ रामदास। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 1773 से 1785 तक। और इन्हीं के अंतर्गत ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चरक संहिता संबंधित है किससे? ये संबंधित पुस्तक है चिकित्सा से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये चरक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में शासन करने वाले शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो आपको इसमें क्या होगा कि आपको सभी शासन जो करने वाले राजा हैं उनका याद होना चाहिए कालक्रम। कालक्रम इन द सेंस काल, कब से कब तक इन्होंने शासन किया हुआ है। तो शेर शाह ने कब से कब तक शासन किया है? तो ये शासन किए हैं 1540 से 45 तक। अकबर का शासनकाल आप देखेंगे तो ये है 1556 से 1605 तक। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल है 1296 से 1316 तक। अन्य है इल्तुतमिश, इनका शासनकाल है 1211 से 1236। तो इसके अनुसार आप देखेंगे कौन सा पहले होगा कौन सा लास्ट में होगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहले फोर्थ है इल्तुतमिश, देन अलाउद्दीन खिलजी, देन शेर शाह सूरी, देन अकबर। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि अकबर का शासनकाल कब समाप्त हुआ। तो 1605, जैसे अभी आप आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे औरंगजेब का पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है। इसी तरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है, किसी न किसी आयोग, एसएससी, रेलवे, यूपी SSC के द्वारा कई बार ये सब पूछे गए पेट क्वेश्चन है, तो इनको हमको गलत बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। दोनों लोगों के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। और एनी बेसेंट के द्वारा कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था सितंबर 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 28 अप्रैल 1916 को। तिलक के द्वारा पहले शुरू किया गया था, उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन को पूरी तरह सही से पढ़ना है कि इसमें सही नहीं शब्द तो नहीं जुड़ा है कहीं पे। तो इसमें अभी आपको बताया गया औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। ऐसे जो इंपॉर्टेंट हैं कई बार कहीं न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम लोगों को एकदम से उस टॉपिक को याद कर लेना है। वो आपको याद कैसे होगा? जब आप हमेशा बने रहेंगे, प्रैक्टिस सेट बराबर कंटिन्यू आप करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आप नंबर आपका किसी भी जब प्रैक्टिस सेट आपको देंगे अलग से पूरा 100 सेट का क्वेश्चन का, तो आपको नंबर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एग्जाम में भी जब आप फाइनल एग्जाम में पहुंचेंगे तब भी आप अच्छा नंबर गेन करेंगे। इसमें मुस्लिम युग की शुरुआत कब हुई थी? 622 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 78 में BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था 1942 का, उसी समय इन लोग इस महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था करो या मरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें मिलान करना है कि किसका कौन सा सही है। तो ब्रह्म समाज किसके द्वारा वो किया गया था स्थापित? ये किया गया था राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा किया गया था? ये रामकृष्ण मिशन आया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले जी के द्वारा। तो इसके अनुसार आप ऑप्शन देखेंगे इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ए का थर्ड हो जाएगा। सॉरी, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा, रामकृष्ण मिशन शुरू किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में शुरू किया गया था।
ठीक, इतना फैक्ट आपको एक साथ याद रखना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे स्थित है? ये स्थित है चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वसंत विषु होता है कब? ये होता है 21 मार्च को, ऑप्शन डी। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना प्रसिद्ध है तांबे के लिए। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो ऑप्शन है जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारामैया, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस जी 1838 में जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था तो वहां के अध्यक्ष चुने गए थे, हरिपुरा अधिवेशन। इसके बाद 1839 में जब ये फिर से अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में जब ये पुनः अध्यक्ष चुने गए तो इनका मतभेद हो गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो इन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में ही अपना पद त्याग कर दिया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं कौन कौन सी? तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, कावेरी है नहीं, गंगा है एंड ब्रह्मपुत्र है। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है, तो इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, बैंक दर का अर्थ है देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या फिर ऑप्शन सी है अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या ऑप्शन डी है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बैंक दर का आशय है किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर है उसको बैंक दर बोलते हैं। जो ब्याज दर बैंक केंद्रीय बैंक है जैसे आरबीआई वो लेती है अन्य बैंकों के द्वारा, उसको बोलते हैं बैंक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उद्यानों से क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन, या टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि हाँ ये किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा है असम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए ही कार्य करते हैं। तो उनके लिए क्या होगा? अपना निजी अधिकार होगा किसी भी संसाधन पे, उसको बोलते हैं पूंजीवादी। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर के द्वारा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? तो वहां होता है वित्त सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। आरबीआई नकद कोषानुपात घटा दें तो साख सृजन मतलब कि जो इमेज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब आरबीआई क्या है नकद कोष को घटा देगी, नकद कोषानुपात को जब कैश सीआरआर जो होता है उसको घटा देगी। सीआरआर क्या है? एक रिजर्व रखा जाता है बैंकों के द्वारा, जब उसको वो घटा देगी तो जो मार्केट में वैल्यू है उसकी मतलब जो कीमत है पैसे की वो मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, तो उसका साख सृजन क्या होगा? बढ़ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? संघ सूची में, समवर्ती राज्य सूची में? ये सूची से संबंधित क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस सूची में शामिल है। तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शामिल है राज्य सूची में, और राज्य सूची में एक और शामिल है ये पुलिस। ये बहुत पूछा जाता है, पुलिस कहाँ संबंधित है किस सूची में? तो वो राज्य सूची में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है किसके? तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 40 जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक आप देखेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है संविधान में। तो उसके अंतर्गत जितने अनुच्छेद आएंगे वो सब नीति निर्देशक तत्व में आएंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है? अनुच्छेद 40 में, तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? अब यहाँ पे देखिए, आपको हिंदी दिया ही नहीं गया है कि फेमा का आप फुल फॉर्म हिंदी में पढ़े हैं तो क्या करेंगे। तो आपको हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं इंग्लिश को भी ध्यान देना, क्योंकि फेमा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका हिंदी फॉर्म होगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट, एक्ट मतलब विधेयक, ये हो जाएगा आपका हिंदी। और फेमा के पहले एक चलता था पहले फेरा, फेरा को चेंज करके फेमा कब लाया गया था? ये लाया गया था 1 जून 2000, 1 जून 2000, 1 जून 2000 से ये लागू हुआ था। ये लाया गया था विधेयक जो है 1998 में, 1998 में विधेयक लाया गया था और लागू हुआ था ये 1 जून 2000 से। और फेरा कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1 जनवरी 1974 को, 1974 को ये फेरा लाया गया था। और फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? विदेशी मुद्रा विनिमय, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, विनिमय अधिनियम, ये हो गया फेरा। फेरा आया कब था? 1 जनवरी 1974। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, किसी भी एग्जाम में पेट में आ सकता है, किसी आप अन्य एग्जाम जब देंगे तो वहां भी आ सकता है। तो फेरा आया था 1 जनवरी 1974 को। उसके बाद आया फेमा, फेमा आया विधेयक 1998 में, लागू हुआ ये 1 जून 2000 को, और इसका फुल फॉर्म है विदेशी मुद्रा प्रबंधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ये प्रैक्टिस सेट में कई बार क्वेश्चन कराया गया है आपको। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो आपको अनुच्छेद, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 50 से 60 अनुच्छेद हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको याद करा दिया जाएगा प्रैक्टिस के माध्यम से। तो अल्पसंख्यकों का हित निहित है आर्टिकल 29 में, अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही धारावाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21 क या 21A, आर्टिकल 21A। और ये मूल अधिकार बना कब? ये बना 86वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। जब आप 86वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे 2002, तो उसी के द्वारा ये मूल अधिकार शामिल किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये शिक्षा क्या कर दी गई? अनिवार्य। ठीक, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2002 में। किससे संबंधित? ये शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित है, तो वहां से जोड़ा गया अनुच्छेद 21 क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। अब इसमें सिंपल सा प्रतिशत ही निकालना है। तो पूरा प्रतिशत, जब सोना पूरा प्योर होता है तो वो कितने प्रतिशत का होता है, कितने कैरेट का? वो होता है 24 कैरेट का, वो होता है पूरा 24 कैरेट का। तो आप इसमें परसेंटेज निकालने के लिए 18 डिवाइड बाई 24 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, 6 18 6 24 4 25, आ जाएगा ये 75%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिस्कस कर दिया गया। संतरे में बहुतायत होता है कौन सा? विटामिन सी। जहां खट्टा रहेगा वहां पे विटामिन सी पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें क्या है? आपको वर्गमूल निकाल के सॉल्व करना है। आपको बाद में जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें सॉल्व करके दिखाया जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, 324। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ये मापन की इकाई होती है दूरी की। एक वर्ष में तो निर्वात में ध्वनि
प्रकाश वर्ष, सॉरी ध्वनि नहीं होगा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जो चली गई दूरी होती है प्रकाश वर्ष कहलाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें भी आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे √5 माइनस √3 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर आपका ऑप्शन सी 4 माइनस √15। आपको मैथ के क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश मैथ और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको आने वाले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित न हों। यहाँ पे आपको आंसर बता दिया जा रहा है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। 44 का ए होगा, 45 का ए होगा। 46 आ गया हिंदी। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का मतलब होता है अहंकार, घमंड। क्वेश्चन नंबर 47 है मन को हरने वाला। वाक्य के लिए एक शब्द है मन को हरने वाला, इसलिए वाक्य होगा मनोहर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरना। क्वेश्चन नंबर 49 है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको अशुद्धियों को भी इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिस है ये, इसको आप लिख लीजिए। जितना जहां आपको क्वेश्चन मिले लिखते जाइए। जैसे हम भी आपको कराएंगे उसमें क्या है, आप उसको लिखते जाइए। शब्दों को जितनी बार लिखेंगे तभी आप वहां पे जब ऑप्शन एकदम करीब करीब आपको नजर आएगा तो वहां कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। इसका 49 को हो जाएगा ऑप्शन बी महत्वाकांक्षा। ये वर्ड सही है। एकल का विलोम क्या होगा? एकल का विलोम होगा बहुल। ऑप्शन डी। अब देन नेक्स्ट है इंग्लिश का पैसेज, इसको करके तब आप आने वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पैसेज पढ़ते हैं। नेहरू वाज ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी, ही एंजॉयड रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स एज मच एज ही एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल्स। इवल्स मतलब बुराइयां। आर रेजिस्टिंग tyranny in him, the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at social problems from a scientific standpoint, he never forgot that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in man's affair, but as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing cloud of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossom of promise and renewal, the only hope of mankind. इस पैसेज को आप पढ़िए और जहां आपको लगे इंपॉर्टेंट वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए। जिससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां से आंसर देने में आपको आसानी होगी। ये आपको एक मेथड बता दिया गया है पैसेज को सॉल्व करने। आप हिंदी पढ़ें पैसेज या इंग्लिश पढ़ें, दोनों में मेथड सेम होगा। क्वेश्चन है पंडित नेहरू इंजॉयड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। क्वेश्चन नंबर 52 है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 53 ए मैन साइडेड पर्सनालिटी मीन्स। इसका सही आंसर है ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। एंटोनिम्स मतलब विलोम, एंटोनिम्स मतलब विलोम। यहाँ ट्रांसपेरेंट का होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब स्पष्ट। बोलते हैं सभी लोग हाँ ये ट्रांसपेरेंट है, बहुत स्पष्ट साफ। क्लियर मतलब भी होता है स्पष्ट। ओपैक्यू मतलब होता है अपारदर्शी, मतलब पारदर्शी नहीं है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी या स्पष्ट। ओपैक्यू मतलब होता है अपारदर्शी। ऑब्वियस का आप देखेंगे, ऑब्वियस मतलब हो जाएगा स्पष्ट। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बोलते हैं हमेशा यूज करते हैं ये वर्ड कि ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस से या ये होगा। और लिम्पिड का मतलब भी हो जाएगा स्पष्ट। तो ये सब तो क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंटोनिम्स इसमें पूछा गया है तो अपाक्यू मतलब होता है अपारदर्शी।
क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, इसका तो सिंपल सा ही है पॉपुलर। अन्य शब्द डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ये नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टडी का मतलब, स्टडी का एंटोनिम्स या सिनोनिम्स कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टडी का हो जाएगा गंभीर या स्थिर, गंभीर या स्थिर। पुअर मतलब गरीब होता ही है। एवेफुल मतलब हो जाएगा खराब या डरावना, खराब या डरावना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, पक्षी विज्ञानी या पक्षी, रीजनिंग में नृविज्ञानी से संबंधित क्या होगा? ये सही होगा ऑप्शन बी, मानव से। एंथ्रो जहां शब्द लग गया वहां ये मानव से संबंधित हो जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है इंग्लिश के किसी आने वाले एग्जाम में। एंथ्रो शब्द जहां लगा है वहां मानव से वो जुड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, ये है रीजनिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, इसका आंसर है आंसर बी। उस शब्द का चयन कीजिए जो मेल नहीं खाता, तो ये तो आप सिंपल से कर ले जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा तेल, और तीनों चीजें ये दूध से बनती हैं, तो ये ऑप्शन बी जो है अलग हो गया, तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रिलायंस जियो। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत सरकार, बोल्ड जो परियोजना है भारत के किस राज्य में शुरू की गई? ये शुरू की गई राजस्थान में। ये बैम्बू से संबंधित परियोजना है, राजस्थान में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घाना। करंट के क्वेश्चन तो पुराने हो गए हैं, लेकिन आप इससे पैटर्न समझिए कि हाँ क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में 64 है, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में 65, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 66, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी पूछा गया है, दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका सही आंसर है सिरसा बांदाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट के आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, और लास्ट में आपको एक वीडियो दे दिया जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे करंट के उस समय के पेट एग्जाम से ओरिएंटेड, वो आपको लास्ट में एक वीडियो दिया जाएगा, वो उतना सफिशिएंट होगा आपके करने के लिए। और आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते ही रहिए, लेकिन लास्ट में एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, टॉपिक होता है, वहां के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको एक ही वीडियो में दे दिए जाएंगे पेट के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित सुपीएस पोर्टल भारत की किस न्यायालय द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। ये हैं यूपी, उत्तराखंड, और कौन सा है, बिहार, सिक्किम, देन है पश्चिम बंगाल। ये राज्य काफी पूछा जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल मैप में आपको नीचे दिखेगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा ऊपर टच करता है नेपाल को। ये क्वेश्चन नहीं में भी काफी बार पूछा गया है कि नेपाल से कौन सा राज्य की सीमा टच नहीं करती, तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल जरूर रहेगा, तो इसको ध्यान देना थोड़ा सा। मैप जब भी देखिए तो थोड़ा सा केयरफुली होकर देखिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे टच कर रहा है, क्योंकि जो माइनर डिफरेंस होते हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसे नेपाल की सीमा में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सीमा साझा नहीं करता, और पश्चिम बंगाल ऑप्शन में रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ये दोनों शिफ्ट के पेपर में एक एक राजधानी यहाँ पूछी गई थी।
तो आपको राजधानियों से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको करा दिया जाएगा। कोस्टा रिका की राजधानी है ऑप्शन सी सान जोस। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ब्रांड एम्बेसडर किसको चुने हैं? ये है ऑप्शन डी विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या होती है कितनी? 552। 74 है क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपके सार्क के सभी कंट्री याद होनी चाहिए। सार्क में कंट्री कितनी है? 8। सार्क की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और कंट्रियों को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से कंट्री हैं 8, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन बन सकता है, ऑप्शन में ये न रहे, तो आपको 8 कंट्री याद होने चाहिए। तो इसमें कंट्री है अफगानिस्तान है ही, उसके बाद है बांग्लादेश, उसके बाद क्या है? नेपाल है, और क्या है? भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल हो गया, उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान एंड श्रीलंका कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 3 ऑप्शन में आपके दिया गया है, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश। तो म्यांमार इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है मलयालम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम है केरल का। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह हो जाएगा? यह है बुध। और पृथ्वी अपना किस नंबर पे है? ये 3rd नंबर पे है। बुध है, देन शुक्र है, देन पृथ्वी है। क्वेश्चन नंबर 79 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कब इनको मिला था? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, ये 80, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ये स्थित हैं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद एक जगह है वहां पे। ऑप्शन बी। अब जैसे यहां पे देखिए ऑप्शन में महाराष्ट्र ना देके औरंगाबाद दिया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में 81 है, फिर से आगे आपका एक पैसेज हिंदी का, तो आपको पैसेज क्या है पूरा पढ़ना है, जहां आपको लगे इंपॉर्टेंट है वहां अंडरलाइन करिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए आसानी से। धरातल से युद्ध की विभीषिका को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत को परीक्षण भी किया, वे नितांत सफल भी हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है और घृणा घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र को स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहां पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमतम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नत भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो युद्ध का बहिष्कार करना होगा, अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव है। हमारा संविधान भी गांधी मॉडल को ही मानता है शांति स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, इसमें विश्व की शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? अहिंसा के द्वारा। तो आपको हिंसा से बिल्कुल बचना है, हिंसा से दूरी बना के रखना है। जहां हिंसा हो भी रही है बिल्कुल आप वहां पे इन्वॉल्व ना हो। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के लिए प्रमुख तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत का उपर्युक्त पर्याय है। नितांत मतलब होता है आपका बिल्कुल, मतलब परफेक्ट, या नितांत आवश्यक या बिल्कुल जरूरी है। क्वेश्चन में 85 है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट पैसेज फिर है हिंदी का, आपको 2 पैसेज पूछा जाएगा और दोनों ही सिंपल पैसेज हैं। आप सिंपल 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आप अच्छा नंबर इसमें 10 में से 10 नंबर गेन कर सकते हैं।
ये सिंपल एक टॉपिक है आपका हिंदी का। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिक, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति, श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता, शिक्षक, धर्मज्ञ और तत्वज्ञ, सभी को सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रत्यय का अनुग्रहित ये शब्द जो है अशुद्धि में भी आता है, तो इसको ध्यान देना है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीनों वाले भवनों और अट्टालिकाओं से ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं सशस्त्र नहीं है। विद्युत ने उसे आलोपित किया है कि उष्णता और शीतलता दी है। बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत है। मनोरंजन के विविध साधन भी उपलब्ध हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व में ये परिवार सा लगने लगा है। जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो धीरे धीरे पूरा विश्व एक ही हो गया। आज के दौर में कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धनधान्य, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वास और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रम पूर्ण एवं दक्यानुसूची विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करें। तो इसको आप पढ़ने के बाद जब आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे केयरफुली होके, तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आप आराम से 10 के 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है किससे? ऑप्शन बी, भ्रमपूर्वक रूढ़िवादी विचारधारा जो थी उससे मुक्ति मिल गई है। क्वेश्चन 87 है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है क्या? यातायात एवं संचार का विकास, इससे ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ा। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला है, वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। क्वेश्चन नंबर 88 है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य से। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर बना हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका हिंदी का गद्यांश। अब नेक्स्ट है आपका मैथ का ग्राफ वाले क्वेश्चन। ग्राफ वाले क्वेश्चन मैथ में आपको आंसर बता दिया जा रहा है ऑफिशियल आंसर की के द्वारा जो दिया गया है। 92 का ए होगा, 93 का ए होगा, 94 का बी होगा, 95 का सी होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ ये है, सॉरी ग्राफ, इसको देख के आप आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। 96 का सी है, 97 का सी है, 98 का डी है, 99 का ए है, 100 का है बी, ऑप्शन बी। ये आपको पूर्ण क्वेश्चन जितने हैं 100 के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया। जो डिस्कस करने लायक टॉपिक था उसको डिस्कस किया गया। जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें आपको टिक बता दिया गया कि कौन सा ऑफिशियल आंसर की के द्वारा सही माना गया है आयोग के द्वारा। और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में उसको भी डिस्कस किया जाएगा मैथ एंड रीजनिंग के सेक्शन को। और आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो एकदम आपके एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है। और आप 50 क्वेश्चन जीएस एंड जीके के जो दिए गए हैं 50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। हिंदी आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से जो नंबर है फेच कर सकते हैं, नंबर आप बढ़ा सकते हैं। जिनको मैथ में थोड़ी सी भी दिक्कत भी है वो भी अपना हिंदी और जीएस अच्छा करके अच्छा नंबर